नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज हमारा ये 30वां लेक्चर होने वाला है और इसमें मैं आपको भारतीय संविधान के भाग 18 और भाग 19 के बारे में डिटेल्स में हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। भाग 17 तक जितने भी आर्टिकल थे डिटेल्स में मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है। जो अब तक के 29 लेक्चर हैं वो सभी उस प्लेलिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो जो अभ्यर्थी बिल्कुल अभी नए नए हैं तो वो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आपको उसमें मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज भारतीय संविधान का भाग 18 और भाग 19। तो बात करेंगे सबसे पहले भाग 18 में क्या है। तो भाग 18 में है आपात यानी इमरजेंसी, आपातकाल। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख देखने को मिलता है और इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। ये सभी आर्टिकल जो कि भाग 18 में आते हैं और ये संबंधित है आपातकाल से, इमरजेंसी से यानी आपात से। अब जो 3 प्रकार के आपातों के बारे में उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में, ये कौन कौन से हैं। तो इसमें एक आता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है, जो प्रावधान है राष्ट्रीय आपातकाल का वो अनुच्छेद 352 में है। अब देखो प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में है, तो वो है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन यानी अगर किसी राज्य में जो सरकार है वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को या सरकार किसी राज्य को नहीं संभाल पा रही है तो फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यानी राज्य में जब व्यवस्था बिगड़ जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। और अगर कहीं देश में व्यवस्था बिगड़ गई है, बाह्य आक्रमण हो गया है, गृह युद्ध छिड़ गया है, आंतरिक कलह हो रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल वहां पे लगता है, जो कि अनुच्छेद 352 में है। और फिर आता है वित्तीय आपातकाल यानी वित्त का आपातकाल। अगर यानी वित्तीय संबंधों में जो वित्त है उसमें अगर वित्तीय संकट आ गया है देश में तो फिर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के माध्यम से। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं दोस्तों भारतीय संविधान में, जिसका उल्लेख देखने को मिलता है भाग 18 में। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल्स में अब चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में जिसका उल्लेख है, 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल को नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। कारण क्या है, पहले सबसे पहले आप कारण अगर समझेंगे तो जो राष्ट्रीय आपातकाल के कारण हैं वो होते हैं या तो बाह्य युद्ध हो गया, यानी किसी बाह्य देश ने भारत पर आक्रमण कर लिया है, बाह्य देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर लिया है, या सशस्त्र विद्रोह हो गया। सशस्त्र विद्रोह जैसे कि आर्मी ने विद्रोह कर दिया है, या आंतरिक गृह युद्ध की संभावना हो गई है, गृह युद्ध छिड़ गया है, या आंतरिक अशांति। ये सभी कारण होते हैं और इन सब के कारण से अगर कभी ये कारण सामने आ गए तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अब यहाँ पे इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको नोट करनी है। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह कौन देता है? किसकी सलाह पर? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है अनुच्छेद 352 के तहत। जो संघ का मंत्रिमंडल होगा वो लिखित रूप से, अब इसमें यह ध्यान आपको देना है कि जो अन्य आपातकाल जिसमें राष्ट्रपति शासन हो गया और जो वित्तीय आपात है तो उसमें लिखित रूप से मंत्रिमंडल को नहीं देना होता है राष्ट्रपति को। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसमें जो ये मंत्रिमंडल है संघ का वो लिखित रूप से प्रस्ताव सौंपेगा राष्ट्रपति को और फिर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। इसके लिए जो अनुमोदन चाहिए वो संसद के, जिसमें दोनों सदन आ गए, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्यों का जो अनुमोदन चाहिए, अर्थात जो मंत्रिमंडल द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाएगा राष्ट्रपति को, तो इस आपातकाल के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। जो अनुमोदन करेंगे ये तो उसको विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भी विशेष बहुमत द्वारा इस
अनुमोदन को पारित होना जरूरी है, ये आपको नोट करना है। तो यहां तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। एक बार फिर इसको समझें। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये राष्ट्रीय आपात है, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को लिखित रूप से अनुमोदन के लिखित रूप से प्रस्ताव दिया और राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी। तो घोषणा कर दी है राष्ट्रपति ने और इसे 30 दिन तक, यानी अब ये 30 दिन तक लागू रहेगा। लेकिन इस 30 दिन के अंतर्गत फिर यहाँ पे संसद क्या करेगा, अनुमोदन लाएगा, प्रस्ताव लाएगा संसद में, और वहां पे संसद में विशेष बहुमत से इसे पारित किया जाएगा। और अगर ये विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा तो फिर ये अगले 6 माह तक लागू रहेगा और फिर इसी प्रकार से इसे आगे बढ़ाया जाएगा जिस प्रकार की परिस्थिति होगी। तो यहां तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसकी घोषणा की जाती है। घोषणा राष्ट्रपति करता है, सलाह देता है संघ का मंत्रिमंडल, और विशेष बहुमत से इसे प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, विशेष बहुमत से इसे पारित किया जाता है और फिर ये 6 महीने तक इसे लागू किया जाता है। और फिर अगर परिस्थिति ऐसी रही कि ये जो युद्ध छिड़ गया है या जो कारण है इसके वो अभी शांत नहीं हुए, तो फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। अब इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अनुच्छेद 353 कहता है कि आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, इस आपात की जो उद्घोषणा होती है इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसमें एक तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देश के तहत चलना होगा, क्योंकि जब संपूर्ण देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, जैसे जब चाइना ने युद्ध किया था 1962 में, तो उस समय आपात लगा था, तो जो राज्य की सरकारें होंगी वो केंद्र सरकार के निर्देश के तहत वो शासन चलाएंगी। दूसरा ये है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अगर किसी राज्य में गृह युद्ध के चलते वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तो फिर जो राज्य की राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया जाता है, संघ को दिया जाता है, संसद को दिया जाता है। तो ये तो यहाँ पे आपात की उद्घोषणा के क्या पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। अनुच्छेद 354 क्या कहता है, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, यानी वित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, वित्त पर प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में 354 में उल्लेख है। अब वित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण में जो संबंधित उपबंध होते हैं उन पर कानून बना सकता है, उन पर संशोधन कर सकता है। जो भी केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध होते हैं, वित्त वितरण संबंध होते हैं, उनमें संशोधन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका वित्त पर भी यह प्रभाव देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 355 कहता है कि जब यदि बाह्य आक्रमण हो गया है या आंतरिक अशांति हो गई, गृह युद्ध छिड़ गया है, तो राज्य की सुरक्षा करने का कर्तव्य किसका है, वो केंद्र सरकार का होगा, वो होगा संघ का। इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित 2 और आर्टिकल आते हैं, वो हैं 358, एक है 358, ये मैं आपको यहीं पे करा रहा हूं, ठीक है, 358 और 359। अब क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो 354, 55 या 53 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो 352 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन 358 क्या है कि जैसे ही राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी है, तो फिर अपने आप यहाँ पे 358 और 359 जो ये आर्टिकल है ये अपने आप लागू हो जाएंगे। 358 में क्या है कि 358 जैसे ही लागू होगा उसके माध्यम से आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी 352 के तहत और 352 लागू होगा तो फिर 358 भी लागू हो जाएगा और 359 भी लागू हो जाएगा। अब 358 में है ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ा रखे हैं और मूल अधिकार में ही आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार के विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो 6 प्रकार के आपको अधिकार दिए गए हैं, ये फिर समाप्त हो जाएंगे, ये समाप्त कर दिए जाएंगे। तो 358 के लागू होते हुए आर्टिकल 19 के जो 6 अधिकार हैं
इन्हें हटाया जाएगा, ये अधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आपके बहुत सारे मूल अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, उस समय रोक दिए जाते हैं, उस समय उन्हें समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है, क्योंकि मूल अधिकार तो वैसे कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल ही लग गया है तो उस समय 358 लागू हो जाएगा और इसके तहत अनुच्छेद 19 के जो 6 प्रकार के आपको विशेष अधिकार दिए गए हैं उन्हें वहां पे तब तक के लिए समाप्त किया जाता है, तब तक के लिए हटाया जाता है जब तक राष्ट्रीय आपात की जो स्थिति बनी रहती है। फिर 359 क्या है, ये भी लागू हो जाएगा। तो 359 है कि अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को हटा सकता है। तो जो अन्य फंडामेंटल राइट्स है उन्हें हटाया जाएगा। 359 क्या कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अब 20 और 21 क्यों है, इसको क्यों छोड़ा जाए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है तो अनुच्छेद 20 और 21 को क्यों समाप्त नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इन मूल अधिकारों को क्यों समाप्त नहीं किया जाता है। तो 20 में है आपका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 में है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आपके प्राण और जो दैहिक, यानी देखो प्राण यानी तभी तो आप जीवित रहने का अधिकार है ना आपको अनुच्छेद 21 के तहत। तो अगर अनुच्छेद 21 को ही समाप्त किया जाएगा तो यानी आपको जो जीने का हक है, आपको जो जीने का अधिकार है वही समाप्त हो जाएगा। तो फिर आपको तो कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी मार सकता है। तो इसलिए 21 को समाप्त नहीं किया जाता, क्योंकि वो आपके जीवन का अधिकार देता है, आपको जीने का अधिकार देता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार देता है। जबकि जो 20 है वो आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, यानी यदि आपको आप पर दोष सिद्ध हो गया है तो फिर उसके खिलाफ आपको मतलब आप अपना संरक्षण कैसे कर पाओगे, वो अधिकार देता है 20। तो इसलिए 20-21 को समाप्त नहीं किया जाता है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे ये आपने समझ लिया होगा अभी तक कि जैसे ही 352 लागू हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तो 358 भी लागू हो जाएगा, जिसके तहत अनुच्छेद 19 के जो विशेष अधिकार है अनुच्छेद 19 में वो समाप्त हो जाएंगे और 359 भी लागू हो जाएगा। यानी सभी मूल अधिकार आपके राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, हटाए जाएंगे, केवल किन्हें छोड़कर अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार है। तो यहां तक दोस्तों स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया सभी आर्टिकल जो कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 358, 352, 353, 354, 355, 358 और 359, ये सारे आर्टिकल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब बात आती है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई, राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाया गया। तो अब तक 3 बार लगाया गया। एक तो 1962 में, 1962 में क्या हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ था। जब चीन ने युद्ध किया था तो चीन द्वारा जब आक्रमण किया गया तो 1962 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने जब युद्ध किया तो इस समय भी राष्ट्रीय आपात लगाया गया। और 1975, ये तो काफी चर्चा में रहती है हमेशा, 1975 की इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी आपातकाल, किसने लगाई थी, जो प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने इंदिरा गांधी ने, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 की इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाया था। तो 3 बार अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई, राष्ट्रीय आपात लगाया गया। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय आपात आपको, नेशनल इमरजेंसी आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी जो अनुच्छेद 356 में जिसका उल्लेख है। अनुच्छेद 356 के तहत, 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अब देखो राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसकी उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंतर्गत आवश्यक हो जाता है। देखो अब राष्ट्रपति शासन, जैसे राष्ट्रपति ने इसकी उद्घोषणा कर दी है राष्ट्रपति शासन लगाने की, तो यानी जो वो राज्य है तो उस राज्य के जो सभी जो अधिकार होंगे या राज्य का जो सिस्टम होगा उस पर उसको कौन संभालेगा, राष्ट्रपति संभालेगा। यानी राष्ट्रपति का जो
प्रतिनिधि वहां पे करेगा वो संभालेगा। अब राष्ट्रपति का प्रतिनिधि वैसे कौन करता है, राज्यपाल करता है वहां पे राज्य में। तो राज्यपाल के माध्यम से या राष्ट्रपति से जिसे अपना वहां पे प्रतिनिधि रखे, तो उसके माध्यम से फिर वो उस तंत्र को वहां पे राज्य के सिस्टम को संभालता है। अब राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है, तो जैसे किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए, तो फिर वहां पे वहां का जो राज्यपाल होता है, या अगर राष्ट्रपति को वहां पता चल गया तो राष्ट्रपति ने वहां पर क्या करना है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है। तो 2 माह तक ये लागू रहेगा। तो लागू होगा, फिर क्या होगा कि इस उद्घोषणा का अनुमोदन, जो ये उद्घोषणा की है किसने, उद्घोषणा कर दी है राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा से लेकर 2 माह तक राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाया जाएगा। लेकिन इस उद्घोषणा का अनुमोदन फिर संसद में किया जाएगा, और अगर संसद द्वारा 2 माह के अंदर संसद को लगे कि इसकी आवश्यकता है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है, तो फिर संसद क्या करेगा, साधारण बहुमत से इस अनुमोदन को संसद में क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। तो देखो, जो राष्ट्रपति जो ये था राष्ट्रीय आपात, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ रही थी और 1 माह के अंतर्गत, जबकि जो राष्ट्रपति शासन है इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और 2 माह का समय मिलता है संसद को। और जैसे ही संसद इसे पारित कर देती है, तो फिर 6 माह तक संसद ने इसे क्या कर दिया है, इस उद्घोषणा को पारित कर दिया है संसद में साधारण बहुमत से, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। तो फिर 6 माह तक ये क्या रहेगा, 6 माह तक के लिए इसे बढ़ाया जाता है। और वापस कैसे लिया जाता है, तो वापस राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है, राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। जबकि जो राष्ट्रीय आपात है, इसे राष्ट्रपति वापस नहीं ले सकता है। इसके लिए फिर जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को सलाह देगा और फिर राष्ट्रीय आपात को वापस लिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति सीधे बिना किसी के सलाह पर वापस ले सकता है। तो ये तो हो गया यहाँ पे 356, किस प्रकार से इसकी उद्घोषणा होती है, किस प्रकार से 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और क्यों ये किसी राज्य में लगाया जाता है। अनुच्छेद 357 है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 357 कहता है कि अगर 356 की उद्घोषणा की गई है तो फिर विधायी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, किस प्रकार से करेगा। तो जो विधायी शक्तियां हैं, यानी जो राज्य का प्रशासन होगा, तो प्रशासनिक तंत्र पर राष्ट्रपति तथा उसके प्रतिनिधि का क्या होगा, पूर्ण रूप से नियंत्रण होगा। और यहाँ पे विधानसभा निलंबित कर दी जाती है अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो साथ साथ जो राज्य की राज्य सूची होती है, राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार फिर किसको होगा, संसद को होगा, या राष्ट्रपति उस पर अध्यादेश ला सकता है। तो ये तो हो गया राष्ट्रपति शासन। अब आता है यहाँ पे वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है अनुच्छेद 360 के तहत होती है। उद्घोषणा कौन करता है, उद्घोषणा, तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तीनों आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और फिर जैसे ही उद्घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी तो फिर 2 माह तक ये लागू रहेगी। और इस 2 माह के अंतर्गत फिर संसद क्या करेगा, संसद को अगर लगेगा कि इसे और आगे बढ़ाना है तो संसद अनुमोदन लाएगा, संसद में अनुमोदन लाया जाएगा और फिर संसद के दोनों सदनों से इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। और फिर इसे तब तक के लिए लागू रखा जाएगा जब तक राष्ट्रपति वापस ना ले। ठीक है, तो इसको राष्ट्रपति भी इसको अपने उस हिसाब से वापस ले सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसमें केंद्र राज्यों को वित्तीय आचरण के बारे में निर्देश दे सकता है। यानी अब जो केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है उनमें बदलाव किया जा सकता है, या जो कर्मचारियों का वेतन है उसे कम भी किया जा सकता है। क्योंकि जब देश में ही वित्तीय आपातकाल लग गया है तो फिर जो कर्मचारी होते हैं उनके वित्त को रोका भी जा सकता है या उनके वेतन को कम भी किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल के दौरान। तो तीनों आपातकाल के बारे में आपको डिटेल्स में बता दिया है। और सभी आर्टिकल जो कि 352 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 355 तक यहाँ मैंने आपको बताया, फिर 356 और 57 यहाँ पे बता दिया,
58 ये हो गया, 359 ये हो गया, और 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल है। तो भाग 18 में जो कि आपात के बारे में, इमरजेंसी के बारे में चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, ये मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे करा दिया है। अब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे भाग 19 के बारे में। अब देखो भाग 19 क्या कहता है। भाग 19 के बारे में कुछ विशेष यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं, कुछ मुख्य आर्टिकल दिए गए हैं भाग 19 में प्रकीर्ण, जिसमें आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक ये अनुच्छेद आते हैं। अब क्या है 361? 361 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। यानी जो राष्ट्रपति है या जो राज्यपाल हैं या जो राज्य के क्या है, जो राज्य के जो प्रमुख हैं, उनको संरक्षण देता है 361। अब किस प्रकार का संरक्षण? तो इन पर किसी भी प्रकार का फौजदारी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। फौजदारी मुकदमे से इन्हें संरक्षण देता है 361। फौजदारी मुकदमा क्या होता है? तो जैसे हत्या होगी, मर्डर हो गया, या जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो मुकदमे आते हैं उन्हें फौजदारी मुकदमे कहा जाता है। तो जब राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख जब तक ये अपने पद पर हैं, यानी जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, राज्यपाल है या राज्य के प्रमुख हैं, तब तक उन पर फौजदारी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है। तो फौजदारी मुकदमे से संरक्षण देता है उन्हें 361। फौजदारी मुकदमे किस पर लगाए जाते हैं? जैसे किसी ने मर्डर कर दिया है, किसी की हत्या कर दी है, तो अगर देखो, अगर जो राष्ट्रपति है, ठीक है, अगर उसने किसी की हत्या कर दी है तो उस पर मुकदमा नहीं लगाया जाता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि वो तो सजा से फिर वो हो जाएगा, उसको तो सजा ही नहीं मिलेगी फिर। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं लगाया जाता है। जैसे ही उसका राष्ट्रपति पद समाप्त हो जाएगा तो फिर वो एक सामान्य आदमी है और उस पर भी फौजदारी मुकदमा लगाया जा सकता है, केवल तब तक जब तक वो पद पे बने हैं, क्योंकि एक पद की गरिमा होती है। तो जब तक राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख अपने पद पर बने हुए हैं तब तक उन्हें संरक्षण देता है फौजदारी मुकदमों से अनुच्छेद 361। तो ये आपको समझ में आ गया। 362 क्या कहता है? देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। अब देखो, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय यहाँ पे बहुत सारी देशी रियासतें हुआ करती थी और इतने टुकड़ों में बटा हुआ था उस समय भारत। छोटी छोटी देशी रियासतें, कई अनेक देशी रियासतें यहाँ पे हुआ करती थी और इनको जोड़ना कोई आसान काम नहीं था। तो बहुत सारी देशी रियासतें थी ऐसी जो बड़ी आसानी से जिन्होंने विलय कर लिया था, लेकिन कईयों ने बड़ी आसानी से विलय नहीं किया। तो फिर कुछ देशी रियासतों के जो शासक थे उन्हें कुछ विशेष अधिकार यहाँ पे प्रदान किए गए, कुछ विशेषाधिकार यहाँ पे उन्हें प्रदान किए गए और उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 362। तो अनुच्छेद 362 के तहत जो देशी राज्य थे, जो देशी रियासतों के शासक थे, उन्हें कुछ विशेष अधिकार यहाँ पे दिए गए अनुच्छेद 362 के तहत। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें कम किया गया, जो उनके अधिकार थे उन्हें फिर वापस लिया गया। तो ये हो गया 362। 363 क्या कहता है? कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। यानी कोई संधि हो गई या कोई विदेश के साथ करार हो गया और उसमें विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, या कोई भी न्यायालय में इसमें PIL दर्ज नहीं कर सकता है, जनहित याचिका दर्ज नहीं की जा सकती है, सरकार से इस पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं न्यायालय में। ठीक है, अब माना जैसे भारत ने अमेरिका के साथ कोई संधि कर दी है, भारत और अमेरिका के मध्य कोई संधि हो गई है और इस पर विवाद हो रहा है, या इस संधि, चाहे विवाद हो या ना हो, पर इस संधि के संबंध में न्यायालय कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये विदेश के साथ कोई संधि हो रही है और ये सरकार कर रही है। ठीक है, तो न्यायालय यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 363। 364 क्या कहता है? महापतनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। महापतन या जो विमान क्षेत्र हो गए, जैसे एयरपोर्ट होते हैं, तो उनके बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 364 में। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। इसको आसान शब्दों में अगर समझें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे संघ द्वारा दिए गए निर्देशों या निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। यानी देखो, संघ ने, अगर देखो संघ क्या कर सकता है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है जिस पर संघ को अधिकार है।
तो संघ राज्य सरकार को निर्देश या निर्देश दे सकती है। अगर कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो फिर इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 356 के तहत। 365 क्या कहता है कि अगर संघ द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं वो राज्यों को पालन उनका करना होगा, लेकिन अगर असफल हो जाती है तो फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो ये भाग 19 भी हमारा समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट संशोधन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही जल्दी हमारी ये इंडियन पॉलिटी की जो ये सीरीज है ये समाप्त होने वाली है। तो ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज आपको कैसे लगी, और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इसमें मैंने पूरे डिटेल्स में आपको बता दिए हैं, लगभग सभी भागों के बारे में मैंने चर्चा की है, तो उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट रूप से इंडियन पॉलिटी समझ में आई होगी। और आप लगातार अच्छे से यहाँ पे जो नए अभ्यर्थी हो प्लेलिस्ट में जाके प्रत्येक वीडियो को देखें। अगर आपको भी समझ मतलब एक बार जैसे आपने पढ़ लिया, नोट्स बना दिए हैं, तो रिवीजन करने के लिए आप पुनः अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज वो वीडियो डाली गई है, तो प्लेलिस्ट में आप जरूर इसको चेक करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, सीरीज आपको पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।